होता है। तो ये मैंने आपको बताया। 90 मिनट्स इज फॉर द स्विच ओवर टू वन सोल टू अनदर सोल। अब देखिए आप जब भी हम सांस लेते हैं तो आप जानते हैं कि जब हम एयर लेते हैं तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों तत्व हमारी नासिका के रास्ते हमारे नासिका से अंदर प्रवेश करते हैं। जो लोग मर्म जानते हैं वो जानते हैं कि यहाँ पर 2 फड़ा मर्म होते हैं और यहाँ ऊपर श्रृंगाटक नाम का मर्म होता है। नहीं, रश्मि पांडे जी ने पढ़ा है और भी लोगों ने पढ़ा है जी। तो फड़ा मर्म है, यहाँ पे फड़ा मर्म होता है यहाँ पे। तो ये फड़ा मर्म अलाउ करता है, आप जानते हैं इस बात को। फड़ा मर्म इसीलिए होता है वहां पे, दुर्गा जी भी जानती हैं। चलिए, दुर्गा जी भी जानते हैं या जानते हैं मुझे नहीं मालूम, आप जो भी हो। तो हम जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में कौन सा तत्व अधिक जाएगा ये भी सांस पर डिपेंड करता है। हमने अधिक पृथ्वी तत्व वाले एलिमेंट को अंदर जाने दिया, हमने अग्नि तत्व वाले एलिमेंट को जाने दिया, हमने जल तत्व वाले एलिमेंट को अधिक जाने दिया, ये भी तय करता है हमारे शरीर में उस एलिमेंट की अधिकता होगी या कमी होगी। यानी ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ। इसीलिए कहते हैं कि अपने जीवन में आप अपना समय जरूर निकालिए जिससे आप सांस यानी प्राणायाम जरूर कर सकें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि नॉस्ट्रिल में इसकी कैसी कंडीशन बनती है। नॉस्ट्रिल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आप यदि आपने बहुत ज्यादा, अब ट्राइंगल बनाता हूं मैं एक, आपकी नासिका का ये ट्राइंगल है। दिस इज अ ट्राइंगल ऑफ योर नोज। ये नोज का ट्राइंगल है। आप सब जानते हैं कि जो भारी, और ये ट्राइंगल है, नेजल ट्राइंगल बना दिया मैंने, ये नेजल ट्राइंगल बना दिया। अब आप जानते हैं कि जो भारी तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। भारी तत्व पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट। तो ये हमने इसको अर्थ लिख दिया ई। अर्थ जो होगा वो भारी है तो वो यहां पे होगा अर्थ ई, भारी तत्व है। चलिए साहब, ठीक है। अब जो उससे थोड़ा सा कम भारी है वो जल तत्व है, वो यहां होगा चंद्रमा के स्वरूप में। जल तत्व को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं चंद्रमा के स्वरूप में। ये मून है, वाटर कहेंगे इसको हम। चलिए साहब, ठीक है, ये भी हो गया। अब आप जानेंगे जो अग्नि तत्व है वो अग्नि तत्व सबसे टॉप पे होता है, हल्का होता है, ऊपर होता है फायर। ट्रायंगल के रूप में दिखाते हैं इसको। दिस इज द फायर, दैट इज एफ। और अब रह गया 2 तत्व, एक तो है एयर। तो आप जानते हैं कि एयर हवा में होगा, तो उसको हेक्सागोनल दिखाते हैं हम एयर को। मैं अभी बताऊंगा आपको, इसका शेप होता है, रिप्रेजेंटेशन ऐसे दिखाते हैं हेक्सागोनल। ये एयर, और एयर के बाजू में इधर होता है वाटर, सर्कुलर फॉर्म में। नहीं, स्पेस, 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 दिस इज द स्पेस। तो आपने अगर इसका हम शेप देखें तो ये जो है वो फायर है, जो ट्रायंगुलर शेप में है, ये हमारे टॉप पे है। उसके बाद उसके नीचे आप देखें तो एयर है, उसके बाजू में देखें आप तो आपको स्पेस है, और नीचे अर्थ एलिमेंट है। जब सांस लेते हैं तो ये एलिमेंट्स प्रेफरेबली नॉस्ट्रिल्स पर इस पोजीशन पे होते हैं। जब हम सांस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जब हम सांस लेते हैं तो ये एलिमेंट्स, क्योंकि आप जान रहे हैं जो भी सांस ले रहे हैं आइदर इट इज ऑक्सीजन और उसके साथ साथ मिले हुए दूसरे तत्व जो हमारी नासिका से अंदर जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, निश्चित है उसमें अर्थ एलिमेंट भी होता है, स्पेस एलिमेंट भी होता है, फायर एलिमेंट भी होता है, जल तत्व भी होता है, आकाश तत्व भी होता है। अगर किसी एटम को देखें आप तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलते हैं, स्पेस होता है, एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता रहता है। आप जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी होती है, उसमें एटॉमिक में भी एटॉमिक एनर्जी होती है, जिसे आप फायर कह सकते हैं। जिस स्पेस में वो चक्कर काटते हैं उसे आप आकाश महाभूत कह सकते हैं। जो एलिमेंट्स के अपना वेट होता है मौलिक, उसका एलिमेंट का, या सॉरी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका अपना जो वेट होता है उसे आप पार्थिव तत्व कह सकते हैं। और जो उसमें एक फ्लूइडिटी होती है
उसे आप वाटर एलिमेंट कह सकते हैं। तो ये कहने का अर्थ है कि हर बेसिक मॉलिक्यूल में ये चीजें होती हैं। चूंकि कॉन्सेप्ट हमारा पंच महाभूत का कॉन्सेप्ट है, हम इसे सीधे विज्ञान से कोरिलेट ना भी करें तो ये बात आप सब जानते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से सारे तत्व बने हैं, और यही तत्व हमारी सांसों के द्वारा भी हमारे अंदर जाते हैं। और नासिका में आपको इनकी पोजीशन जो होती है, इनका प्रेफरेंस जो होता है वो ऐसा होता है। यानी कि जब आपको गर्मी लगेगी, कोई चीज गर्म सांसें आएंगी तो आप देखेंगे कि वो यहाँ पर फील होगी। अगर आप जल तत्व देखेंगे तो वो यहाँ से निकलेगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो वायु तत्व वो बीच में होगा, और आप गौर आग्नेय तत्व देखेंगे तो यहाँ पे फील होगा। अर्थ एलिमेंट या नीचे फील होगा। ये सभी चीजें आप अगर गौर से करेंगे तो इसका ये स्ट्रक्चर बनता है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मुझे ये बताना इसलिए जरूरी था कि आपको ये जानना जरूरी है कि यदि हम सांसों में आकाश तत्व ज्यादा लेते हैं, यानी हमने ऐसी सांस ली जिससे आकाश तत्व शरीर में अधिक गया, तो आकाश तत्व आप नोट कर लीजिए, ये हमको ट्रैंक्विलाइज करता है। हमारे अंदर ट्रैंक्विलाइज्ड बिहेवियर, पीस, फ्रीडम, ट्रैंक्विलिटी, पीस, फ्रीडम, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। दोबारा बोलता हूं, स्पेस, आकाश महाभूत कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा? सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। मैं लिख देता हूं, पिछला डायग्राम अभी होगा ही, आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए, इसको आप राइट नॉस्ट्रिल कहिए, ये राइट नॉस्ट्रिल है, और ये आप इधर लेफ्ट नॉस्ट्रिल लिख लीजिए। लेफ्ट को आप एड़ा, इसको हम एड़ा बोलते हैं, इसको हम पिंगला बोलते हैं, आप जानते हैं। तो जब आकाश तत्व जो आकाश तत्व सर्कुलर होता है, मैंने दिखाया है आपको, सर्कुलर होता है वो, जब आकाश तत्व आप अधिक सांसों में लेते हैं तो ये हमारे अंदर ट्रैंक्विलिटी का अर्थ होता है ट्रैंक्विलाइज कर देना किसी को, उसको जो है मदहोश कर देना। हमारे अंदर मदहोशी, हमारे अंदर शांति, हमारे अंदर आजादी, फ्रीडम, हमारे अंदर लोगों से अलग होने की प्रवृत्ति और एकांत जैसी चीजों को ये अंदर, इन प्रवृत्तियों को अंदर प्रविष्ट कराता है। इसी प्रकार समझ में आ गई बात। यदि हम आकाश महाभूत प्रधान हम अगर हमारे शरीर में होगा, आपने मर्म भी पढ़ा है, कुछ मर्मों के उत्प्रेरण से आपने पढ़ा है कि महाभूतों को रेगुलेट किया जा सकता है। जैसे आपने जल तत्व पढ़ा, आपने पार्थिव तत्व पढ़ा, आपने आग्नेय तत्व पढ़ा। इन तत्वों को रेगुलेट हम बॉडी में मर्मों के उत्प्रेरण से भी करते हैं। यानी ये बात तय है कि इन महाभूतों की कमी बेसी हमारे शरीर में होती है, और इसके द्वारा सामान्य जो लक्षण आते हैं आकाश महाभूत की अधिकता होने से, ट्रैंक्विलिटी, पीस, फ्रीडम, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। दूसरी चीज, यदि हमारे शरीर में वायु तत्व प्रधान हो जाएगा, आकाश तत्व जिसे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के रूप में हम बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो व्यक्ति हाइपर एक्टिव हो जाएगा, चलायमान होगा, बहुत अधिक मूवमेंट में रहेगा, कंफ्यूज रहेगा। ऐसा व्यक्ति ऑलवेज कंफ्यूजन में रहेगा, घबराया हुआ रहेगा, फियर की स्टेज में रहेगा, एंजाइटी की अवस्था में रहेगा, और उसका इमोशंस फ्लक्चुएट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ये आपको कहीं आयुर्वेद में नहीं बताया जाएगा। फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस, उसका इमोशन फिक्स नहीं रहेगा, फ्लक्चुएट करेगा। किसी के प्रति अभी तो बहुत अच्छा बोलेगा, थोड़ी देर के बाद बहुत गलत बोलेगा। जी विभा जी लिख लीजिए, हाइपर एक्टिविटी, कंफ्यूजन, फियर, घबराहट, हाइपर एक्टिविटी, कंफ्यूजन, फियर, एंजाइटी, घबराहट, फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा परेशान होना, एंड द फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस फ्लक्चुएट करेंगे। हाइपर एक्टिविटी, कंफ्यूजन, फियर, एंजाइटी, फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस। लिख लिया होगा आपने, नेटवर्क आपका दुरुस्त होगा आई थिंक। जी ठीक है ना।
चलिए अब हम बताते हैं आपको अग्नि तत्व। यदि किसी व्यक्ति में अग्नि तत्व प्रधान है, यानी हमने ब्रीथ से हमने बहुत ज्यादा ये जो अभी बताया ये मैंने वायु तत्व से बताया, उससे पहले बताया आकाश तत्व से, अब बता रहा हूं अग्नि तत्व। दोबारा रिपीट कर देता हूं, आप कहीं गड़बड़ ना करिएगा। आकाश तत्व प्रधान होगा तो ट्रैंक्विलिटी, पीस, फ्रीडम, आइसोलेशन, लोनलीनेस। यदि वायु तत्व प्रधान होगा तो हाइपर एक्टिविटी, कंफ्यूजन, फियर, एंजाइटी, फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस। और यदि अग्नि तत्व प्रधान होगा, अगर हम सांसों में अग्नि तत्व को अधिक लेंगे तो कंपटीशन। जिन लोगों में अग्नि तत्व प्रधान होता है वो बहुत ज्यादा आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना रखते हैं। एग्रेशन, बहुत गुस्से में होते हैं। जजमेंटल, आकाश लिख लीजिए, ट्रैंक्विलिटी, पीस, फ्रीडम, ट्रैंक्विलिटी, पीस, फ्रीडम, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। ट्रैंक्विलिटी, पीस, फ्रीडम, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। आई होप दैट आपने लिख लिया होगा। तो अग्नि तत्व क्या है? कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। एग्रेशन, नहीं मिलेगा, अच्छा कैसे नहीं मिलेगा, एग्रेशन। जजमेंटल, अच्छा उसने ऐसा किया उसको सजा देते हैं, जजमेंटल हो जाएगा व्यक्ति। और ये चीजें वायलेंस क्रिएट करेंगी। वायलेंस आपने देखा होगा, ऐसे मर्मों में भी देखा होगा जिनमें अग्नि महाभूत प्रधान होता है, वो एग्रेसिव होते हैं, वो जजमेंटल होते हैं, वो वायलेंट होते हैं। देखा ना देखा? ऐसा ही हमारे शरीर में अग्नि तत्व के प्रधान होने से शरीर का बिहेवियर भी ऐसा हो जाता है। आग जो है ना वो जला देती है, आग जो है वो बहुत आगे बढ़ती है, बहुत उसमें ऊपर की तरफ बढ़ने की टेंडेंसी होती है बहुत ज्यादा, और रास्ते में जो आता है उसे जला देती है। वो ये नहीं देखती कि कोई अच्छी चीज आई, गलत चीज आई, चंदन भी जलेगा, प्लास्टिक भी जलेगा, सब जलेगा उसमें। जजमेंटल एंड वायलेंट, आग अगर फैल जाती है तो वायलेंट हो जाती है, उसे रोकना मुश्किल हो जाता है, ध्यान रखिएगा। और वही अग्नि सही तरीके से यूज की जाए तो भोजन बनाती है, वही अग्नि हमारे भोजन को पकाती है, वही अग्नि हमारे लिए कई काम आती है। लेकिन वायलेंट हो जाए तो सद्य प्राण हर मर्म के रूप में बदल जाती है, जला देती है, शरीर को जला सकती है। अगर आग शरीर में लग जाए तो शरीर को जला सकती है। तो अगला है वाटर एलिमेंट, जो हमारा जल तत्व है, जिसको आप जानते हैं कि जल तत्व पर नियंत्रण हमारे शरीर में एक मर्म होता है, इसका नाम है ऊर्वी मर्म। वो आप जानते हैं, पढ़ा है आप लोगों ने, वो मर्म उस पर नियंत्रण रखता है। तो क्या करेगा? जल तत्व अगर अधिक हो जाए तो व्यक्ति लव में रहेगा, हमेशा हर व्यक्ति से वो दूसरों से प्रेम करेगा, वो कंपैशन। लेकिन जब प्रेम होगा तो कंपैशन भी रहेगा, यानी उससे जुड़ाव रहेगा, उससे अटैच्ड रहेगा वो व्यक्ति, और उसको अटैच्ड रहने की ग्रीड हो जाएगी, यानी डिटैचमेंट से बहुत परेशानी हो जाएगी। ये जल तत्व के प्रधान होने से ऐसा होता है। लव, compassion, attachment and greed, these are the character। गीतांजलि जी जो भी मैं पूछता हूं उसका संदर्भ वेदों से है, इसका संदर्भ वेदों से है। यदि आप बृहत्त्रयी से संदर्भ पूछेंगे तो कहीं नहीं है, पहले ही बता दिया था मैंने। नाड़ी और मर्मों का बृहत्त्रयी ग्रंथों से कोई संबंध नहीं, इसीलिए कोई संदर्भ इसका नहीं मिलेगा। इसका संदर्भ मिलता है तो वेदों से मिलता है, ठीक है ना? क्योंकि आप वैदिक ज्ञान पढ़ रहे हैं, आप आयुर्वेद नहीं पढ़ रहे हैं इस समय में, ये ध्यान रखिएगा। मैंने पहले ही क्लेरिफाई कर दिया है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आयुर्वेद से इतर है। आयुर्वेद इस वक्त जो आपके हाथों में है वो मिक्सचर है, वो मिक्सचर है। उसमें इस्लाम का भी रिप्लिक उसमें है, उसमें बुद्धिज्म का भी है, उसमें सांख्य का भी है, उसमें वेदांत का भी है, उसमें चारवाक का भी है। आपको पता है चारवाक का दर्शन? डू यू नो द चारवाक दर्शन? यस, चारवाक एक नास्तिक दर्शन था। चारवाक एक ऋषि थे जो नास्तिक थे। वो कहते थे क्या फायदा भगवान को याद करके,
जब तक जियो मौज में जियो, खाओ पियो कर्जा लेके खाओ, मर तो जाना ही है, शरीर भस्मभूत हो जाना है। अब आप कहोगे कि आयुर्वेद में इस दर्शन का कहाँ प्रभाव है? वाजीकरण अध्याय पढ़ लो आप जाके, वो अध्याय चार्वाक दर्शन से प्रभावित है, जहां शरीर को प्रधानता दी गई है, किसी भी प्रकार से मोक्ष ईश्वर की कोई बात नहीं की गई है। तो वो जो रेफरेंसेस हैं आप रस शास्त्र के ग्रंथों में पढ़ो, जहां रसशाला के निर्माण की विधियां बताई गई है, वो आप रेफरेंसेस पढ़ोगे तो आपको साफ नजर आएगा कि ओरिजिनल आयुर्वेद में ये चीजें डाली गई है। ये चार्वाक का दर्शन है। तो हमारा जो आयुर्वेद आज हमारे स्वरूप में है वेदत्रयी, वो पूरी तरह से मिक्स्ड है। उसमें गोमांस भक्षण, मांस खाओ मांस बढ़ेगा कहा गया है, मांस रस को चिकित्सा में प्रयोग बताया गया है, पर सनातन में कहीं नहीं है। जो हमारे वेदों में ये बातें कहीं नहीं है। इसीलिए जो लोग आयुर्वेद कहते हैं ना, बृहत्त्रयी सब कुछ है, वो बहुत 5000 साल पुराने ग्रंथ की बात कर रहे हैं। जो वेद है वो हजारों साल पुराना है, जो हम जिसका उपवेद है आयुर्वेद। इसीलिए इसके संदर्भ जो भी मैं बता रहा हूँ ये वेदों से है, ये सारे वैदिक संदर्भ हैं। कुछ संदर्भ आज उपलब्ध हैं, कुछ संदर्भ आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन यही सत्य है। अगर आप देखोगे तो आपको ये बिल्कुल समझना है। व्हाट फैक्टर डिसाइड विच महाभूत श्वास इज टेकन? गीतांजलि जी, ये कोई आपके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि आप क्या सांस लोगे ये आप नहीं तय करते हो। ये जैसे आप वातावरण में हो, वहां जिस प्रकार के महाभूत की अधिकता है, ये वो तय करता है। इसीलिए इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमने हमने केवल जानना है, क्योंकि ये बिहेवियर्स हमारे बॉडी में आते हैं, सभी सामान्य बॉडी में आते हैं। तो आप वही प्रेजेंटेशन नाड़ी में भी आता है गीतांजलि जी। हम तो इसको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप नाड़ी में देखोगे ये प्रेजेंटेशन, ये इनवॉलंटरी है। यस, दिस इज इनवॉलंटरी, आपका कंट्रोल ही नहीं है इस पर। अब आप कहाँ जा रहे हो, वहां कैसा माहौल है, कैसी हवा है, क्या क्या चीजें हैं वहां, ये आपके बस में नहीं है। इसीलिए हमारा इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। और ये सभी लोग ऐसा होता है गुजरते हैं। हमारे कभी हम पिंगला से सांस लेते हैं, कभी हम एड़ा से लेते हैं, हर 90 मिनट पे। हमारा कोई नियंत्रण नहीं, हमारे बस में है ही नहीं वो चीज। तो जो पार्थिव तत्व है, अब आप वो भी जान लीजिए, वो एलिमेंट ज्यादा होगा तो क्या करेगा। आप जानते हैं जो अर्थ है, ग्राउंडेडनेस, वो आपको जमीन से जोड़ के रखता है, क्योंकि भारीपन होता है, वो हमेशा स्थिरत्व होता है, उसमें उसका गुण है। पृथ्वी तत्व का ये गुण है ग्राउंडेडनेस, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आपने पेड़ों में देखा होगा, पेड़ जो है ना उनमें अर्थ एलिमेंट ज्यादा होता है, इसीलिए वो ग्राउंडेड रहते हैं, वो एक जगह जुड़े रहते हैं, जड़ रहते हैं। लेकिन अगर इंसान अगर जड़ हो जाए, नहीं, अगर हम जड़ हो जाए, हमारे अंदर अर्थ एलिमेंट डोमिनेंट हो जाए, तो क्या होगा पता है आपको? वो डिप्रेशन कॉज करेगा। वो आप जो है डिप्रेसिव थॉट्स में चले जाएंगे, आप कहीं मूवमेंट नहीं करेंगे, हैवीनेस होगी। तो डिप्रेशन, हैवीनेस, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का अर्थ ये नहीं है कि उसकी नौकरी मिल गई है तो तनख्वाह आ रही है, स्टेबिलिटी। यहाँ स्टेबिलिटी का वो अर्थ नहीं है। यहाँ स्टेबिलिटी का अर्थ है फिक्स हो गया, वो जहां है वहीं फिक्स है, अटका है, वो ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है। दैट इज द प्रेडोमिनेंस ऑफ द अर्थ एलिमेंट, ग्राउंडेडनेस जिसको हम बोलते हैं। और आप सब ने पढ़ा है मर्म में, जो हमारा मर्म है वो ये डिसाइड करता है, वो कंट्रोल करता है हमारे अर्थ एलिमेंट पर, पढ़ा है आपने। तो अर्थ एलिमेंट पर जो नियंत्रण है वो तल हृदय मर्म का है। और अर्थ एलिमेंट्स प्रेडोमिनेंट होने से ग्राउंडेडनेस, स्टेबिलिटी, डिप्रेशन और हैवीनेस जैसे कैरेक्टर बॉडी में डेवलप होते हैं। ये नॉलेज आपको क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप औषधियों का चयन करते हो, तब भी आप रोगों के आधार पर उस औषधि में प्रधान महाभूत को जरूर देखो। आप नाड़ी में भी इसका इंप्रेशन आता है, और आप औषधियों के चयन में भी इस ज्ञान का प्रयोग कर सकते हो। तो आप देखोगे कि इसका लाभ होता है। और इसे ही आप शायद जानते हो नहीं जानते हो, महाराष्ट्र में दातार शास्त्री के परंपरा के चिकित्सक इसी को पंच भौतिक चिकित्सा के रूप में प्रयोग करते हैं, और रोगियों को उससे काफी लाभ मिलता है। आप जाके पता कर लो, बहुत लोग इसी थियरी से ट्रीट किए जाते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो यहाँ केवल अपनी नाड़ी विज्ञान तक ही अपने आप को केंद्रित रखेंगे, क्योंकि नाड़ी में उसका इंप्रेशन आता है, इसीलिए आपको ये बताना जरूरी था। तो चलिए, मैंने आपको ये सब चीजें बता दी।
तो ये नाड़ी है। अब नाड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको जानना है। मैंने बताया था कि पहले 3 लेक्चर आपको थियोरेटिकल लेक्चर होते हैं, फिर आप प्रैक्टिकल पे आते हैं। हर में ऐसा होता है, जरूरी है जानना। जब भी हम नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये महाभूत प्रधान होते हैं और कभी नहीं होते हैं। तो नाड़ी को एक और नाड़ी का एक प्रकार शास्त्रों में बताया गया है, जिसे आजकल हमारे नाड़ी वैद्य स्वयं को नाड़ी गुरु बोलते हैं। नाड़ी गुरु कौन होता है? नाड़ी गुरु वो होता है जिसकी सुषुम्ना नाड़ी खुल गई हो। यहाँ हाँ, नाड़ी पढ़ाते पढ़ाते मेरी जो है सुषुम्ना नाड़ी तो नहीं खुली है, पर यहाँ पे जो है एक जो है गड्ढा दिखने लग गया है। वो स्ट्रेस ले लेके हुआ है। तो हो सकता है कि स्ट्रेस लेते 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 जो वहां पे जो नाड़ी है सुषुम्ना वो खुल जाती हो। और कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को दूसरे की नाड़ी बिना देखे हुए नहीं आती है। उस व्यक्ति को क्या हो रहा है, उनको तो फिर उनके पास अद्भुत शक्ति आ जाती। पर ऐसा हो सकता है, इसमें हम कह नहीं सकते कि ऐसे कई जो है वो आध्यात्मिक लोग ऐसे होते हैं जो व्यक्ति की एंट्री करते ही जो है वो उसके अंदर की चीज को भाप जाते हैं। उसका एक बहुत छोटा सा अभी कहानी मैंने सुनी थी। यहाँ पे नैनीताल में एक, अगर इन्वायरमेंट चेंज होगा तो क्या, हाँ बिल्कुल होगा, 100%। स्वस्ति दुबे जी 100% वो भी बताएंगे आपको। इन्वायरमेंट का इफेक्ट बताएंगे आपको, टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे आप, हर चीज का आपको इफेक्ट नाड़ी पर आता है। अभी तो आप नाड़ी की थियोरेटिकल पार्ट आज समाप्त होगा, जब कल से हम आएंगे तो प्रैक्टिकल में आएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, लास्ट है। तो नाड़ी को गुरु नाड़ी कहा गया है। गुरु नाड़ी वो व्यक्ति है, वैसा मास्टर जो इनलाइटेंड हो चुका है, और वो ऐसा इनलाइटेंड हुआ है कि वो लुक करके थर्ड आई से, अपनी तीसरी आंख से वो अगले व्यक्ति की नाड़ी को बिना देखे हुए बता सकता है कि इस व्यक्ति को ये रोग है। इस व्यक्ति उसको उसकी नाड़ी की पूरी नदी का स्पंदन यहाँ फील होने लग जाए। दैट इज कॉल्ड नाड़ी गुरु। और ये कहते हैं कि कुछ लोगों में ऐसा 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 कैरेक्टर था, ऐसा है। और कहते हैं कि ये इंट्यूशन ऑफ द पर्सन्स पर डिपेंड करता है। मैंने कई ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो बहुत पहले 1940 के आसपास वहां पर एक मंदिर है जिसे आप शायद जानते हैं नहीं जानते हैं। जब आप नैनीताल से आप अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक बहुत बड़ा आश्रम है। उस आश्रम में एक बाबा जी थे। वो बाबा जी जो है नीम करोली बाबा जी के नाम से जाने जाते थे। नीम करोली बाबा जी के बारे में कहा जाता है कि वो उनके आपको शायद कैंची धाम जो है वहां पर, मैंने ये सुना है कि वो हमने तो देखा नहीं है, पर वहां पे फेसबुक के जो सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग और से लेकर के एप्पल के जो मालिक हैं वो तक वहां जाते हैं अभी भी। और वहां कहते हैं कि वहां पर इस तरह की फीलिंग होती है। और वो जो बाबा थे, उन बाबा के अंदर ऐसी पावर थी, थर्ड आई से जिसको हम कहते हैं कि वो दूसरे को देख लेते थे। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने अभी 2-4 दिन पहले देख सुना कि कुछ जब 1971 की लड़ाई हुई थी, उससे पहले एक बंदा था जो उनके यहाँ भीड़ में आया था उनके पास मिलने के लिए। तो उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जो है जाओ यहाँ से, तुम्हारा जो भाई है, वो पूछने आया था कि मेरा भाई जो है वो जेल में बंद है, पाकिस्तान की जेल में बंद है, क्या होगा बाबा जी? बोला तुम जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जाओ उसकी अगवानी की तैयारी करो, कहा था। और एक्चुअली वो जो था बंदा, वो शेख मुजीबुर रहमान जो वहां बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे, उसके भाई थे। यानी नीम करोली बाबा ने ये पहले ही देख लिया था कि ये जो है इसका जो भाई जो पाकिस्तान की जेल में बंद है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनेगा, आजाद बांग्लादेश का। तो ये थर्ड आई एलिमिनेशन कहते हैं, वो उनको था। ऐसे कुछ ही ऐसे गुरु हुए हैं जो जिनके बारे में उनके शिष्य जो हैं वो तमाम सारे, बहुत सारे उनके बारे में कहानियां हैं जहाँ पे ये कहा जाता है कि उनको इन चीज थर्ड आई एलिमिनेशन था। वो त्रिकालदर्शी थे, यानी अभी जो हो रहा है, सामने वाले के साथ क्या घट रहा है और आगे क्या होगा, ये सारी चीजें उनको दिखती थी। तो ये इसको हम गुरु नाड़ी कहते हैं। इसी में एक और शब्द आता है जो जानना जरूरी है आपको, ये कुंडलिनी अवेकनिंग से होता है। ये मैं आपको बता दूं, जो हमारी मूलाधार चक्र में जो सारी ऊर्जा संचित है,
इसको स्वाधिष्ठान से ऊपर लाते हुए मणिपुर चक्र, और मणिपुर से अनाहत होते हुए विशुद्धि से आज्ञा चक्र पर जब ले आते हैं तो उनकी नाड़ी थर्ड आई इल्यूमिनेट हो जाती है। हम लोग लाख प्रयास कर लें, मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान चक्र तक भी नहीं ला पाते हैं अपनी ऊर्जा को। और कहते हैं कि अगर स्वाधिष्ठान ही नहीं, विशुद्धि से लेकर के कई लोग तो यहीं से साफ हो जाते हैं, अनाहत तक लाने में निकल जाते हैं, निपट जाते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सिद्धि होती है। हम लोगों को वो करना भी नहीं है और ना हम उसकी इच्छा रखते हैं। मानव है, हमें उतना ही जानना है कि चिकित्सा के परिप्रेक्ष्य डायग्नोस्टिक के पर्पज से नाड़ी पढ़ना है, हमें नाड़ी गुरु नहीं बनना है ना। नाड़ी गुरु बनने के लिए फिर आपको वैसी दैवी शक्तियां होनी चाहिए आपके पास, हमें वो शक्तियां हासिल नहीं करनी है, और ना हमें बस केवल एक डायग्नोसिस के हिसाब से, ट्रीटमेंट के हिसाब से उसका वो एस्पेक्ट पढ़ना है जो स्थूल है, उस सूक्ष्म में हमें जाना भी नहीं है। तो हम ये कहते हैं, दूसरा एक और है इसमें, दूत नाड़ी। दूत नाड़ी कहते हैं कि जो व्यक्ति आया किसी मरीज से आपसे 50-60 किलोमीटर, वो आपके पास आया, आप वैद्य हैं, आपने आंख बंद करी, उस व्यक्ति का हाव भाव देखा, उस व्यक्ति का कैरेक्टर देखा, वो किस प्रकार से प्रेजेंट कर रहा है ये देखा, और आपने वो जो व्यक्ति बीमार था गांव में उसके बारे में पूरा असेसमेंट ले लिया, दैट इज कॉल्ड दूत नाड़ी। तो ये नाड़ी, दूत और गुरु नाड़ी, ये आप किताबों की बात कहें, ये मिलते नहीं हैं और आपको इसको जानने की जरूरत भी नहीं है, पर आप जान लीजिए कि ऐसा होता है, ऐसा मेंशन है। ऐसा आयुर्वेद में कहीं नहीं मेंशन है ना, ये वेदों में ऐसा मेंशन है कि ऐसे लोग होते थे। तो हमने ये बता दिया आपको कि पल्स की डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैंने आपको बताई। अब मैं जो है पल्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर कल से आपको ले जाऊंगा, और नाड़ी मर अब मैं धीरे धीरे चीजों को आपको दिखाऊंगा। तो आज आपने सुर देखा कि नहीं देखा? आप इस बात से एग्रीड हैं कि हमारा सुर अलग अलग है? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आप जो है यस। और जब आप एक बात ध्यान रखिएगा जी, और एक चीज और मानते हैं कि नहीं मानते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए, जब आप इनहेल करते हैं, एक बात गौर करिएगा, जब आप सांस लेते हैं तो जो आपकी जो ब्लड की सप्लाई है, वो ब्लड की सप्लाई तीव्रता से उसे लेने के लिए जाती है, और जब आप सांस छोड़ते हैं, ये मर्म में मैंने पढ़ाया है, तो आपकी ब्लड की सप्लाई उसको बहुत धीमे से छोड़ने का प्रयास करती है। जब आप सांस लेते हैं तो आप पॉजिटिव चीजों को लेते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं तो आप अपनी नकारात्मकता को बाहर निकालते हैं। ये टेंडेंसी होती है कि अच्छी चीजों को लेने के लिए बड़ी दौड़ होती है, बुराई को छोड़ने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यही व्यवहार नाड़ी में भी मिलता है, यही व्यवहार सांसों में भी मिलता है। तो आज हमारा थियोरेटिकल पार्ट 3 लेक्चर्स का यहाँ समाप्त हुआ। कल से अब आपको हम केवल और केवल नाड़ी जो अब 3 अंगुली के नीचे आपको नाड़ी पर मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा जो लेवल 1 में है। मुझे उम्मीद है कि इससे जो पहले आपने लेक्चर सुने हैं वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप यूं ही मत समझिएगा, और आगे जो पढ़ेंगे हर एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड है, इसीलिए मैं इसका कल वाले लेक्चर का रिकॉर्डिंग अभी 5 मिनट बाद आपको शेयर करूंगा, और जो ये आज वाली रिकॉर्डिंग है ये आपको कल शेयर होगी, क्योंकि ये पहले प्रोसेस होती है फिर वो शेयर होती है। तो आज के लिए इतना ही। कल अब आपको हम नाड़ी में आगे चीजें दिखाएंगे और अब हमारा कॉन्सेंट्रेशन नाड़ी पर होगा। इतनी चीज क्लियर है, अंगूठे के मूल के अधिपश्चिम भाग मध्यम में नाड़ी देखते हैं। सेल्फ नाड़ी देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका आप रेडियल एंड से जाएं, क्योंकि अगर आप अल्नर एंड से जाते हैं तो आपका फिंगर का प्लेसमेंट बिगड़ जाता है। आप महिलाओं में बाएं हाथ की नाड़ी देखिए, दाहिने हाथ से अप्रोच करिए, आपका इंडेक्स फिंगर उसके अंगूठे के मूल, मिडिल उसके बाद और रिंग उसके बाद होना चाहिए। आप तीनों उंगलियों को पास में भी रख सकते हैं इस प्रकार से, या इसके बीच में थोड़ा सा गैप कर सकते हैं। आपकी हमेशा नाड़ी देखने की तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो कर्वेचर है वो उस नाड़ी पर होनी चाहिए। एक्चुअली जो नाड़ी आप देखते हैं ये इस कर्वेचर का कमाल है, ये इस पल्प का कुछ भी कमाल नहीं है, भूल जाइएगा, इससे कुछ फील नहीं होता है हमको। हम जो भी फील करते हैं वो इस कर्वेचर से करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट सभी बता दे रहा हूँ। होल द 3 कर्वेचर्स, ये तीनों कर्वेचर हमारे नाड़ियों को देखने में मदद करते हैं। तो उंगलियों का कर्वेचर, फिंगर का प्लेसमेंट और करेक्ट वे ऑफ द टेकिंग द पल्स, ये तीनों चीजें नाड़ी को देखने में महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम आगे चलेंगे यहीं से और आपको हम नाड़ी में नाड़ी के स्पंदन की सामान्य गति दिखाएंगे आपको। अभी आपने अपना अनुभव लिया
कल से जैसा मैं बताऊंगा वैसा आप देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शंख मर्म दबाते रहिएगा ताकि आपका टच टेक्टाइल सेंसेशन अच्छा रहे और आप नाड़ी को सही तरीके से देखते रहें। थैंक यू।